Very good morning students, welcome to the class. Today we will start third chapter in your history book, that is Nazism and the rise of Hitler, जिसमें हम नाजिज्म यानी कि नाजीवाद के बारे में पढ़ेंगे और हिटलर के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, सो ओपन योर हिस्ट्री बुक, पेज नंबर 49, चैप्टर 3. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. In the spring of 1945, a little 11-year-old German boy called Helmut was lying in bed when he overheard his parents discussing something in serious tones. एक बच्चा होता है, देखो 11 years का जर्मन बॉय, यानी कि जर्मनी का एक छोटा बच्चा होता है 11 साल का. ठीक है, स्प्रिंग 1949 की स्प्रिंग में वो अपने बेड पे लेटा हुआ होता है और जब वो जो है अपने पेरेंट्स को कुछ सीरियस टॉपिक पे डिस्कशन करते हुए सुनता है. ठीक है, हिज फादर, अ प्रोमिनेंट फिजिशियन, deliberated with his wife whether the time had come to kill the entire family or if he should commit suicide alone. उसके जो फादर, जो कि एक प्रोमिनेंट फिजिशियन होते हैं, एक डॉक्टर होते हैं, प्रमुख डॉक्टर होते हैं, वो डेलिबरेटली यानी कि ज़बरदस्ती अपनी वाइफ को कह रहे होते हैं कि क्या समय आ गया है कि अब हमें पूरे परिवार को जो है मार देना चाहिए. ठीक है, या फिर मैं अकेला ही सुसाइड कर लूँ. तब इतना सीरियस जो है डिस्कशन उसके पेरेंट्स के बीच में चल रहा होता है, जहाँ उसके फादर जो कि एक फिजिशियन थे, वो अपनी वाइफ को बोल रहे होते हैं कि लगता है समय, वेदर द टाइम हैड कम टू किल द एंटायर फैमिली. कहते हैं कि या तो समय आ गया है कि पूरी फैमिली को ही जो है इकट्ठा मार दिया जाए, या फिर ही शुड कमिट सुसाइड अलोन, या फिर वो अकेले ही सुसाइड कर ले. हिज फादर स्पोक अबाउट हिज फियर ऑफ रिवेंज, सेइंग नाउ द allies will do to us what we did to the crippled and Jews. अब जो उसके फादर होते हैं वो क्या करते हैं, वो रिवेंज की भावना से डरे हुए होते हैं. रिवेंज क्या होता है, एक बदले की भावना का डर उनके अंदर होता है. ठीक है, उनके अंदर किस चीज़ का डर होता है, रिवेंज का, यानी कि बदले की किसी भावना से वो डरे हुए होते हैं. और वो क्या कहते हैं, नाउ द अलाइज विल डू टू अस. अलाइज का क्या मीनिंग है वो आगे आपको चैप्टर में समझ में आएगा. ठीक है, कि अब ये जो अलाइज है वो हमारे साथ वही व्यवहार करेंगे जो हमने किया, वी डिड टू द क्रिपल्ड एंड ज्यूज, जो कि हमने किया था क्रिपल्ड और ज्यूज के साथ. अब मतलब बदले की भावना से जो फील्ड होकर ये लोग हमारे साथ वही व्यवहार अब करेंगे, तो ये डर जो है उनको सता रहा होता है. ठीक है, द नेक्स्ट डे ही टुक हेलमट टू द वुड्स. वुड्स मतलब जंगल. नेक्स्ट वो उस बच्चे को, हेलमट को जो है वुड्स यानी कि जंगल में ले जाते हैं. वेयर दे स्पेंड देयर लास्ट हैप्पी टाइम टुगेदर, जहाँ पे उन्होंने अपना लास्ट जो अच्छा समय जो है बिताया था. सिंगिंग ओल्ड चिल्ड्रन सॉन्ग, जहाँ उन्होंने जो है बच्चों के गाने वहाँ पे गाए थे, उस जगह पे वो उसको लेके जाते हैं. लेटर हेलमट्स फादर शॉट हिमसेल्फ इन हिज ऑफिस. बाद में क्या होता है, उसके हेलमट के फादर जो होते हैं अपने आप को अपने ऑफिस में गोली मार लेते हैं. हेलमुट रिमेंबर्स दैट ही सॉ हिज फादर्स ब्लडी यूनिफॉर्म बीइंग बर्न्ड इन द फैमिली फायर प्लेस. वो क्या, जो हेलमुट होता है उसको याद होता है, रिमेंबर्स यानी कि याद करता है कि उसके फादर की जो ब्लडी यूनिफॉर्म होती है, यानी कि खून से भरी जो यूनिफॉर्म होती है, उसको उसकी फैमिली के फायर प्लेस में जलाया जाता है. ठीक है, सो ट्रॉमेटाइज्ड वॉज ही बाय what he had overheard and what had happened that he reacted by refusing to eat at home for the following 9 years. मतलब इन सब चीज़ों से ट्रॉमा में चला जाता है, मतलब उसको बहुत ज़्यादा सदमा लगता है जो कुछ भी उसने सुना था और जो कुछ भी उसके बाद होता है उस सब से. दैट ही रिएक्टेड बाय रिफ्यूजिंग, तो वो मतलब ये सारी घटनाओं के बाद वो किस तरीके से रिएक्ट करता है कि वो अगले 9 सालों तक अपने घर में भोजन नहीं करता है. ठीक है, रिफ्यूज़ कर देता है. ही वॉज एफ्रेड दैट हिज मदर माइट पॉइजन हिम, क्योंकि उसके फादर ने बोला था ना या तो मैं सुसाइड कर लेते हैं पूरी फैमिली मर जाएगी, तो उसको डर लगता है कि कहीं उसकी माँ उसको खाने में जहर मिला के ना दे दे, तो अगले 9 सालों तक वो अपने घर में खाना ही नहीं खाता है. ठीक है, क्लियर. ऑल्दो हेलमुट मे नॉट हैव realized all that it meant, his father had been a Nazi and a supporter of Adolf Hitler.
जो कि हालांकि देखो जो हेलमुट होता है उसको ये रियलाइज़ नहीं होता है कि इन सब का मतलब क्या था, ठीक है, जो कुछ भी हो रहा था उस सब का मतलब क्या था। उसके जो फादर थे, पिता थे, वो क्या थे, वो एक नाजी थे और जो वो क्या थे, एडोल्फ हिटलर के एक सपोर्टर थे, ठीक है, एक नाजी थे और एडोल्फ हिटलर, ये हिटलर है यहाँ पे, इसकी पिक्चर आपको गिवन है, इसी के बारे में हमें पढ़ना है, नाजी कौन होते हैं, हिटलर कौन था, यही सब हम पढ़ेंगे, ठीक है, इस चैप्टर में। Many of you will know something about the Nazis and Hitler. आप में से कुछ जो है कुछ ना कुछ हिटलर के बारे में और नाजी के बारे में जानते होंगे. You probably know of Hitler's determination to make Germany into a mighty power and his ambition of conquering all of Europe. आपने जो है you probably know of Hitler's डिटर्मिनेशन, मतलब हिटलर का जो डिटर्मिनेशन था, आपने उसके क्या था उसका डिटर्मिनेशन, टू मेक जर्मनी इनटू अ माइटी पावर, जर्मनी को एक बहुत बड़ी पावर बनाना, वर्ल्ड की एक बहुत बड़ी पावर बनाना, उसके लिए बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड था वो, और उसका एम्बिशन था कि पूरे के पूरे यूरोप को वो कॉन्कर कर ले, यानी कि जीत ले, ठीक है, ठीक है। तो इसका क्या डिटर्मिनेशन था, मतलब क्या, मतलब इसका दृढ़ निश्चय था हिटलर का कि जर्मनी को एक बहुत बड़ी पावर बनाएगा और पूरे यूरोप को अपने कंट्रोल में कर लेगा, उस पूरे यूरोप को जीत लेगा। यू मे हैव हर्ड दैट ही किल्ड ज्यूज, आपने ये भी सुना होगा कि इसने ज्यूज को मार दिया था, बट नाजिज्म वॉज नॉट वन और टू आइसोलेटेड एक्ट्स, लेकिन जो है नाजिज्म एक या दो जो है आइसोलेटेड एक्ट्स, यानी कि बिल्कुल ही अलग अलग घटनाएं नहीं है, ठीक है, ठीक है, नाजिज्म क्या है, एक या दो कोई ऐसे आइसोलेटेड एक्ट्स नहीं है, मतलब बिल्कुल अलग थलग पड़ी हुई कोई दो घटनाएं नहीं है, ये एक बहुत बड़ा एक सिस्टम है, इट वॉज अ सिस्टम, ये क्या था, एक सिस्टम था, ये मतलब कोई घटना नहीं थी, नाजिज्म, नाजिज्म क्या था, एक सिस्टम था, अ स्ट्रक्चर ऑफ आइडियाज अबाउट द वर्ल्ड एंड पॉलिटिक्स, क्या था ये, एक ऐसा सिस्टम था जो कि वर्ल्ड के आइडियाज़ के बारे में स्ट्रक्चर करता था वर्ल्ड के आइडियाज़ को, कि वर्ल्ड कैसा होना चाहिए, वर्ल्ड की पॉलिटिक्स क्या होनी चाहिए, उन सबका एक स्ट्रक्चर जो बना रखा था, उन सबका एक सिस्टम था। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट नाजिज्म वाज ऑल अबाउट, आओ हम मिलकर समझते हैं कि नाजिज्म किस बारे में था। लेट अस सी व्हाई हेलमुट्स फादर किल्ड हिमसेल्फ एंड व्हाट द बेसिस ऑफ हिज फियर वाज, अब हम देखेंगे कि हेलमुट्स के जो फादर थे उन्होंने क्यों अपने आप को मार लिया था और उनके डर के पीछे जो है क्या कारण था, क्या बेसिस था, ठीक है, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे कोई पर्सन जो इतना बड़ा डिसीजन ले सकता है खुद को मारने का, उसके पीछे क्या कारण थे, ठीक है, और उनके डर का मेन वजह जो थी वो क्या थी। इन May 1945 जर्मनी सरेंडर्ड टू द अलायंस, यानी कि दुश्मनों के सामने जो है जर्मनी ने सरेंडर कर दिया था 1945 में। एंटिसिपेटिंग व्हाट वाज कमिंग, हिटलर, his propaganda minister Goebbels and his entire family committed suicide collectively in his Berlin bunker in April. अब क्या था देखो, एंटिसिपेटिंग व्हाट वाज कमिंग, मतलब एंटिसिपेटिंग मतलब पहले से ही अंदाज़ा लगाया कि क्या होने वाला है, उन सब का पहले से ही अंदाज़ा लगाकर हिटलर ने और उसके प्रोपेगेंडा मिनिस्टर ने, यानी कि जो प्रपंच फैलाने वाला उसका जो मिनिस्टर था गोबेल्स, और उसके पूरे परिवार ने जो है कमिट कर लिया था सुसाइड, कलेक्टिवली मतलब मिलके सब लोगों ने सुसाइड कर लिया था इन बर्लिन बंकर इन अप्रैल, बर्लिन के बंकरों में, ठीक है, अप्रैल में सुसाइड कर लिया था कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि मई में क्या था, जर्मनी हार गया था अपने अलायंस से, तो इन सब की बातों को पहले ही एंटिसिपेट करके, पहले ही पता लगाकर भागकर जो ये हिटलर था और उसके जो मिनिस्टर थे, उसका पूरा परिवार था, उन लोगों ने बर्लिन के बंकर्स में जो है अप्रैल में ही सुसाइड कर लिया था। एट द एंड ऑफ द वार एन इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल एट नॉरेनबर्ग was set up to prosecute Nazi war criminals for crimes against peace। देखो, अब जब ये वॉर खत्म हुई, वॉर खत्म होने के बाद क्या था, एन इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल, इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल क्या है, एक ऐसी अदालत जो कि इंटरनेशनली जो मिलिट्री होती है, सेना होती है, उनकी एक अदालत है, कहाँ पे, एट न्यूरेमबर्ग वॉज सेटअप, उसको सेटअप किया गया टू प्रोसिक्यूट नाजी,
वॉर क्रिमिनल्स, ताकि नाजी के जो वॉर क्रिमिनल्स हैं, युद्ध के जो अपराधी हैं, उनको सज़ा दिलाई जा सके। फॉर द क्राइम्स अगेंस्ट पीस, जो भी उन्होंने क्राइम्स किए हैं शांति को के खिलाफ। फॉर द वार क्राइम्स, युद्ध के जो क्राइम्स हैं, और क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, और इंसानियत के खिलाफ जो भी क्राइम्स उन्होंने की हैं उन सबकी सज़ा उनको दिलाने के लिए इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई थी। ठीक है। Germany's conduct during the war, especially those actions which came to be called crimes against humanity, raised serious moral and ethical questions and invited worldwide condemnation. अब जो जर्मनी के कंडक्ट थे, यानी कि जर्मनी ने जो ऐसे कार्य किए थे युद्धों के दौरान, स्पेशली दोज एक्शन, स्पेशली वो वाले एक्शन उनके जिनको जो कि कहा जाता है क्या, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, इंसानियत के खिलाफ उन्होंने जो युद्ध में काम करे जर्मनी ने, उसने क्या करा, रेज सीरियस मोरल एंड एथिकल क्वेश्चन, उसने जो है बहुत ही सीरियस नैतिक और जो है एथिकल क्वेश्चंस जो है खड़े किए, ऐसे सवाल पैदा किए कि इंसानियत के खिलाफ इतना ज़्यादा जो क्राइम है कोई कैसे कर सकता है। तो ये सारे क्वेश्चन जब अराइज हुए एंड इन्वाइटेड वर्ल्ड वाइड कंडेमनेशन, पूरे वर्ल्ड ने इन सबको जो है कंडेम्न किया, इसके खिलाफ जो है लोग इकट्ठे हो गए। व्हाट वर दीज एक्ट्स, अब ये सारे एक्ट्स क्या थे कि लोगों को ये क्राइम जो है इंसानियत के खिलाफ लगे, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी क्यों कहा गया, वो क्या क्राइम्स थे, क्या कार्य थे, उनको हम देखेंगे। Under the shadow of the Second World War, Germany had waged a genocidal war which resulted in the mass murder of selected groups of innocent civilians of Europe. देखो, वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के शेडो में, मतलब उसके जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस दौरान जर्मनी हैड वेग्ड अ जेनोसाइडल वॉर। जेनोसाइडल क्या होता है, जेनोसाइडल होता है जहाँ बहुत लार्ज नंबर में लोगों को इकट्ठा मार दिया जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पे मीनिंग दिया हुआ है, जेनोसाइडल का मतलब होता है किलिंग ऑन लार्ज स्केल लीडिंग टू डिस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल, मतलब एक पूरी की पूरी कम्युनिटी के खिलाफ जो है मतलब पूरी की पूरी कम्युनिटी को मार दिया जाता है एक सब, उसको जेनोसाइड कहते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे क्या था, विच रिजल्टेड इन द मास मर्डर ऑफ सेलेक्टेड ग्रुप्स ऑफ इनोसेंट सिविलियंस ऑफ यूरोप, यूरोप के कुछ निर्दोष ऐसे लोगों के ग्रुप को पूरे के पूरे ग्रुप को जो है जेनोसाइड कर दिया गया था, उनका कत्ल कर दिया गया था जर्मनी के द्वारा। ठीक है, द नंबर ऑफ पीपल किल्ड इंक्लूडेड 6 मिलियन ज्यूज, कितने लोगों को मारा गया था, 6 मिलियन ज्यूज को। 2 lakh gypsies and 1 million Polish civilians, 70,000 Germans who were considered mentally and physically disabled, जिनको 70,000 ऐसे जर्मन लोग जिनको कि कंसीडर किया गया मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड, कि वो मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड लोग हैं, ऐसे लोगों को मार दिया गया। बिसाइड्स इननमरेबल पॉलिटिकल ओपोनेंट्स, इनके अलावा ऐसे जो उनके राजनीतिक विरोधी थे उनको भी मारा गया, मतलब इतने सारे लोगों को, सिलेक्टेड लोगों को, अब जैसे नाम दिया हुआ ना, ज्यूज, गिप्सीज, पॉलिश, सिविलियंस, जर्मन्स, और जो उनके पॉलिटिकल जो अपोनेंट्स थे, विरोधी थे, उन सबको, मतलब सिलेक्टेड ग्रुप को सेलेक्ट करके उनको ही पर्टिकुलरली मारा गया। ठीक है, नाजी डिवाइस्ड एन अनप्रेसिडेंटेड मीन्स ऑफ किलिंग पीपल, अब that is by gassing them in various killing centers like ऑस्ट्रिच। अब क्या था, नाजीज जो थे इन्होंने ना कुछ ऐसे बिल्कुल ही अलग तरीके का तरीका खोजा था लोगों को मारने के लिए, जैसे कि बाय गैसिंग दम, उनको गैस में छोड़ दिया जाता था, मतलब गैस चला के उसमें चैम्बर में, गैस के चैम्बर में उनको छोड़ दिया जाता था जो कि उसने ऑस्ट्रिच के बहुत सारे सेंटर्स में उसने इस तरीके के गैस सेंटर बना रखे थे जहाँ पे गैस चला के उन लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। ठीक है, द न्यूरेमबर्ग ट्रिब्यूनल सेंटेंस्ड ओनली 11 लीडिंग नाजीज टू डेथ। अब जो ये न्यूरेमबर्ग ट्रिब्यूनल थी, अदालत थी न्यूरेमबर्ग की, ठीक है, जो कि इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल थी ना, जो कि दोषियों को सजा देने के लिए बनाई गई थी, उस अदालत ने क्या किया, द न्यूरेमबर्ग ट्रिब्यूनल सेंटेंस्ड, उसने सिर्फ फांसी दी कितने लोगों को, 11, सिर्फ 11 लोगों को फांसी दी गई, लीडिंग नाजीज टू डेथ। ठीक है, जिन्होंने नाजीज को की हत्या की थी, यानी कि सिर्फ 11 लोगों को सेंटेंस दिया गया, मतलब फांसी की सज़ा सुनाई गई।
मैनी अदर्स वर इम्प्रिजन फॉर लाइफ, बहुत सारे दूसरों को जो है आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। द retribution did come, yet the punishment of Nazis was far short of the brutality देखो ये कहते हैं कि ये फैसला तो आया लेकिन मतलब नाजी येट द पनिशमेंट ऑफ द नाजी वाज फार शॉर्ट, मतलब जो नाजी लोगों ने किया था, जो ब्रुटैलिटी उन्होंने करी थी एंड द एक्सटेंट ऑफ देयर क्राइम्स, मतलब जिस हद तक उन्होंने क्राइम किए थे उसके खिलाफ, मतलब ये जो नाजीज थे सिर्फ 11 ही लोगों को सज़ा दी गई, बाकी उनको आजीवन कारावास दिया गया। लेकिन ये सज़ा जो उन लोगों ने काम किया था, जो निर्दयी काम किए थे उन्होंने, ठीक है, ब्रुटैलिटी की थी, इतना ज़्यादा मतलब लोगों को गैस के चैम्बर में छोड़ के मार देना और इतने लार्ज स्केल पे जेनोसाइड करना, उन सब के आगे ये पनिशमेंट बहुत कम थी, ठीक है। द अलायंस डिड नॉट वांट टू बी एज हार्श ऑन डिफीटेड जर्मनी एज दे हैड बीन आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जो अलायंस थे वो ये नहीं चाहते थे कि जो हारा हुआ जर्मनी है उसके साथ जो बहुत ज़्यादा हार्श बिहेव करे, जैसा कि दे हैड बीन आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड, जैसा कि उनके साथ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद किया गया था, ठीक है। Everyone came to feel that the rise of Nazi Germany could be partly traced back to the German experience at the end of the First World War. What was this experience? अब हम ये देखो, हर कोई जो है ये सोचने लगा था कि जो राइज था नाजी जर्मनी का कुड बी पार्टली ट्रैक बैक टू द जर्मनी एक्सपीरियंस, मतलब इसको जो है हम कैसे पता लगा सकते हैं कि इस तरीके का नाजी जर्मनी कैसे बना था, इसको जो है हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो जर्मनी का एक्सपीरियंस था उससे थोड़ा सा लिंक करके ट्रैक कर सकते हैं। अब वो एक्सपीरियंस क्या था उसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। बर्थ ऑफ द वाइमार रिपब्लिक, कि वाइमार रिपब्लिक किस तरीके से बना। जर्मनी अ पावरफुल एम्पायर इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द 20th सेंचुरी। जर्मनी क्या था, एक बहुत पावरफुल एम्पायर था, बहुत पावरफुल एक राज्य था अर्ली ईयर्स ऑफ 20th सेंचुरी तक। फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसने जो है पहला विश्व युद्ध लड़ा था अलॉन्ग साइड द ऑस्ट्रियन एम्पायर, ठीक है, एंड अगेंस्ट द अलाइज। अलाइज कौन कौन थे, इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया, ठीक है, इन सब के खिलाफ लड़ा था, ठीक है, ऑस्ट्रियंस के साथ मिलके। ऑल जॉइन द वार एंथुसियास्टिकली होपिंग टू गेन फ्रॉम अ क्विक विक्ट्री। अब ये सब जो थे इन्होंने बहुत एंथुसियाज्म के साथ ही, उनके बहुत ही जोश के साथ ये युद्ध लड़ा था, क्योंकि इनको उम्मीद थी, होप थी कि टू गेन फ्रॉम अ क्विक विक्ट्री, की बहुत जल्दी ये जीत हासिल कर लेंगे। लिटिल डिड दे रियलाइज दैट द वॉर वुड स्ट्रेच ऑन, उनको मतलब बिल्कुल ही अंदाज़ा नहीं था कि ये वॉर जो है इतनी लंबी चलेगी। इवेंचुअली ड्रेन यूरोप ऑफ ऑल इट्स रिसोर्सेज, मतलब ये युद्ध इस तरीके से चला था कि यूरोप के सारे ही रिसोर्सेज जो है साधन थे, संसाधन थे, वो ख़त्म हो चुके थे। इस बारे में उन्होंने सोचा ही नहीं था कि युद्ध इतना लंबा चलेगा कि यूरोप के सारे ही संसाधन जो है ख़त्म हो जाएंगे इस युद्ध में, ठीक है। जर्मनी मेड इनिशियल गेन्स बाय ऑक्यूपाइंग फ्रांस एंड बेल्जियम। जर्मनी को शुरू में थोड़ा फ़ायदा हुआ जब उसने जो है फ्रांस और बेल्जियम को अपने कब्जे में ले लिया। हाउ एवर द अलाइज कौन थी, इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया, ठीक है। हाउ एवर द अलाइज स्ट्रेंथन बाय द यूएस एंट्री इन 1917, 1917 में जब यूएस इस युद्ध में शामिल हो गया, अलाइज के साथ मिल गया, मतलब कि तो उसके बाद जो है अलाइज जो है जीते, वन डिफीटिंग जर्मनी एंड द सेंट्रल पावर्स इन नवंबर 1918। जब यूएस इनके साथ मिल गया, अलाइज के साथ मिल गया, तो उसके बाद जर्मनी जो है इनमें हारा, और जो सेंट्रल पावर थी जर्मनी एंड द सेंट्रल पावर्स इन नवंबर 1918। यूएस के आने से अब जो अलाइज थे ये जीतने लगे थे और जर्मनी युद्ध में हार रहा था। द डिफीट ऑफ द इंपीरियल जर्मनी एंड द एब्डिकेशन ऑफ द एम्परर have an opportunity to parliamentary parties to recast German polity। अब जब जर्मनी युद्ध में हार गया था तो वहाँ पे जो वहाँ की जो पार्लियामेंट्री पार्टीज थी उनके पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि वो जर्मन की पॉलिटी को दोबारा से जो है रिकास्ट कर सकें, मतलब कि वहाँ पे एक पार्लियामेंट्री सिस्टम वो इंट्रोड्यूस कर सकें। नेशनल असेंबली मेट एट वाइमार एंड एस्टेब्लिश्ड अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन विद अ फेडरल स्ट्रक्चर। अब ये लोग इन लोगों ने क्या करा कि हम लोग जो है अब एम्परर वाला सिस्टम खत्म करेंगे, राजा वाला सिस्टम खत्म करेंगे, और हम क्या करेंगे, एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाएंगे। तो उसके लिए इन्होंने क्या करा, नेशनल असेंबली जो है इनकी मिली वाइमार में, और इन्होंने एक एस्टेब्लिश करी एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, विद अ फेडरल स्ट्रक्चर।
मतलब पूरी तरीके से इन्होंने तैयारी करी कि अब ये क्या मिल के बनाएंगे, एक फेडरल स्ट्रक्चर बनाएंगे, अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। डेप्यूटीज वर नाउ इलेक्टेड टू, अब जो है डेप्यूटीज को इलेक्ट किया जाने लगा जर्मन पार्लियामेंट के लिए, और कास्ट टू द बेसिस ऑफ इक्वल एंड यूनिवर्सल वोट्स। इक्वल एंड यूनिवर्सल वोट मतलब सबको वोट देने का अधिकार था, इक्वल राइट्स थे बाय ऑल द अडल्ट्स इंक्लूडिंग वुमेन, जिसमें कि वोट देने का अधिकार किसके पास था, जितने भी अडल्ट्स थे, जिसमें कि महिलाएं भी शामिल थी। ठीक है, तो इन सबको वोट देने का अधिकार मिला था। ठीक है, यहाँ तक करते हैं अभी हम। इसके आगे जो है हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी तक आपको स्टोरी समझ में आ रही है कि किस तरीके से जो है, पहले हम जर्मनी की स्टोरी को समझेंगे कि जर्मनी किस तरीके से उसका राइज हुआ, किस तरीके से वर्ल्ड वॉर में पहले वो उसको थोड़ा सा जो है बेनिफिट मिला, युद्ध में जीता वो, उसके बाद फिर धीरे धीरे जब अलायंस के साथ यूएस मिल गया तो वो युद्ध में हारने लगा। ठीक है, पहले इसकी स्टोरी को समझेंगे, फिर हम देखेंगे नाजिज्म किस तरीके से आया वहाँ पे, हिटलर का राइज कैसे हुआ, वो सारी चीज़ें हम समझेंगे। तो फाइनली आपको जो है समझ में आएगा कि किस तरीके से नाजिज्म जो है जर्मनी में उसका जो है इंट्रोडक्शन हुआ था, हिटलर का इंट्रोडक्शन किस तरह के से हुआ था और किस तरीके से वो लोग ग्रो हुए थे। ठीक है, तो यहाँ तक अभी हम करते हैं, इसके बाद का जो है हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।